नमस्कार साथियों, मैं हूं अंजू मैम। आप देख रहे हैं अंजू एग्जाम अकेडमी। और वर्तमान समय में हम लोग बीपीएससी तैयारी 4, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, इकोनॉमिक्स, जेएससी इकोनॉमिक्स, अन्य टीचिंग इकोनॉमिक्स, जहाँ भी इकोनॉमिक्स पूछी जाती है उसको टारगेट करके यहाँ पे सीरीज चलाई जा रही है। वर्तमान समय में एनसीईआरटी सीरीज चलाई जा रही है। इससे पहले 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट किया जा चुका है। वर्तमान समय में क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कराई जा रही है। आज चैप्टर 3 है। इससे पहले 2 चैप्टर पूरा किया जा चुका है। यदि आप पूरा वीडियो देखना चाह रहे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से जाकर देखिए। और एनसीईआरटी क्लास 11th में 2 बुक है, एक स्टैटिक्स है और एक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट है। तो हम लोग इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट को कवर कर रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रश्नों का लेवल शुरू में बेसिक है, उसके बाद मॉडरेट लेवल का है, उसके बाद हाई लेवल का प्रश्न है। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, 30 प्रश्नों को देख लेंगे, तो आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जितने भी प्रश्न और कंसेप्ट हैं लगभग क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए। यदि दोस्त चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा, ताकि जिसको आवश्यकता हो उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। आज का रहा ये पहला प्रश्न, बताइए भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? बताइए 1985 में, 1990 में, 1991 में, 1995 में। बताइए कब लागू की गई थी? तो देखिए, जब नई आर्थिक नीति लागू की गई थी तो 1991 में लागू की गई थी। और उसमें वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई आर्थिक नीति का जनक भी कहा जाता है। और उसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव थे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एलपीजी कंसेप्ट पर आधारित थी। और भारत में नई आर्थिक नीति लागू होने का मुख्य उद्देश्य यही था कि उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संघर्ष से जूझ रहा था। उसी संकट से उबरना इसका मुख्य उद्देश्य था और अर्थव्यवस्था को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। यह नीति एलपीजी पर आधारित है। प्रश्न नंबर 2 है, बताइए नई आर्थिक नीति 1991 के जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को, अटल बिहारी वाजपेयी को, प्रणब मुखर्जी को। बताइए किसे माना जाता है? तो नई आर्थिक नीति 1991 के जनक कौन है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, उदार नीति एवं विकास, स्थानीय उत्पाद एवं वृद्धि, उदार सार्वजनिक शासन। बताइए एलपीजी का पूर्ण नाम क्या है? तो ऑप्शन ए होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। लिबरलाइजेशन का उदारीकरण होता है, प्राइवेटाइजेशन का निजीकरण होता है और ग्लोबलाइजेशन का अर्थ वैश्वीकरण होता है। ऑप्शन ए सही होगा। एलपीजी का अर्थ होता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यह 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य आधार था। प्रश्न नंबर 4 है, उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए। सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना, सरकारी नियंत्रण को कम करना, आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना या निजी क्षेत्र को समाप्त करना। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य था यही था कि सरकारी नियंत्रण को कम करना, यानी यही लाइसेंसिंग प्रथा को कम करने से संबंधित है, यानी सरकारी नियंत्रण कम करना। उदारीकरण का अर्थ होता है उद्योगों, व्यापार और निवेश पर सरकारी नियंत्रण को कम करना, ताकि निजी क्षेत्र को अधिक स्वतंत्रता मिले और आर्थिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा बढ़े। प्रश्न नंबर 5 है, निजीकरण का अर्थ क्या है? बताइए। सरकारी स्वामित्व बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना, विदेशी व्यापार समाप्त करना, कृषि का राष्ट्रीयकरण। निजीकरण का अर्थ क्या है? बताइए। तो निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाना। ऑप्शन बी सही होगा। निजीकरण का अर्थ है सरकारी उपक्रमों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना या उनका स्वामित्व एवं प्रबंधन निजी क्षेत्र को सौंपना। इसका उद्देश्य दक्षता, प्रतिस्पर्धा और उत्पादकता में वृद्धि करना है। प्रश्न नंबर 6 है, वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। ऑप्शन ए है विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव बढ़ाना, विदेशी व्यापार समाप्त करना, आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, केवल सरकारी उद्योगों को बढ़ावा देना।
तो वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य यही होता है, विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ाव, यानी भारत का व्यापार को बढ़ावा देना विश्व के अन्य देशों के साथ। ऑप्शन ए सही होगा। यानी वैश्वीकरण का अर्थ होता है किसी देश की अर्थव्यवस्था को व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और पूंजी के माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसमें वस्तुओं, सेवाओं, निवेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत में प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कौन थे? राजीव गांधी थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इंदिरा गांधी थे। तो जब 1991 के आर्थिक सुधारों का समय था तो उसमें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री कौन थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं ऊपर बता चुकी हूँ। बताइए। प्रश्न नंबर 8 है। देखिए, प्रश्न 1 से 2 पेजों पर चला जा रहा है। हम लोग एक ही पेज पे बनाते हैं, लेकिन जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं ना तो वो अपने आप चला जाता है। जी, कोशिश की हूँ कि एक ही पे हो जाए, लेकिन कभी कभी कुछ प्रश्न 1 से 2 पेजों पर चला गया है। नई आर्थिक नीति लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? नई आर्थिक नीति लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि। ऑप्शन बी है भुगतान संतुलन संकट। ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ऑप्शन सी है बेरोजगारी का पूर्ण अंत और ऑप्शन डी है जनसंख्या कमी। तो इसमें क्या होगा? भुगतान संतुलन। ऑप्शन बी सही होगा। यानी 1991 में भारत की गंभीर भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहा था। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम रह गया था। इस संकट से उबरने के लिए नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदारीकरण का प्रमुख उपाय है? औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में कमी, आयात पर पूर्ण प्रतिबंध, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध। बताइए कौन सा उत्तर सही है? उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उपाय। प्रश्न नंबर 9 तो वह है औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था में कमी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उद्देश्य क्या था? विदेश निवेश को रोकना, विदेशी पूंजी तकनीकी प्रबंधन को आकर्षित करना। ऑप्शन सी है केवल सरकारी निवेश बढ़ाना। ऑप्शन डी है निर्यात का प्रतिबंध लगाना। प्रश्न नंबर 10, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विदेशी पूंजी तकनीकी प्रबंध को आकर्षित करना। ऑप्शन बी सही होगा। यानी नई आर्थिक नीति के अंतर्गत एफडीआई को प्रोत्साहित किया गया ताकि भारत में विदेशी पूंजी आधुनिक तकनीकी, बेहतर प्रबंधन तथा रोजगार के अवसर को बढ़ा सके। प्रश्न नंबर 11 है। बताइए, नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किस औद्योगिक नीति ने नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किस औद्योगिक नीति ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी? औद्योगिक नीति 1948, 1956, 1991, 1974 किस औद्योगिक नीति में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी? तो 1991 की नई औद्योगिक नीति ने। ऑप्शन सी सही होगा। जब नई औद्योगिक नीति 1991 के अंतर्गत अधिकांश उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया। केवल कुछ रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़े उद्योगों को ही लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया। इससे उद्योगों की स्थापना आसान हुई और निजी निवेश को बढ़ावा मिला। प्रश्न नंबर 12 है, निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, आयात पर प्रतिबंध लगाना, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना। निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइए। तो निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य यही था कि निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाना। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है। कुछ प्रश्न 1 से 2 पेजों पर हो गया है। प्रश्न नंबर 13, विनिवेश से क्या अभिप्राय है? सरकार द्वारा नए उद्योगों का स्थापना। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट से क्या अभिप्राय है? और ऑप्शन बी है सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना, विदेशी व्यापार बंद करना और नए बैंक खोलना। बताइए डिसइन्वेस्टमेंट का क्या अर्थ होता है? तो जब विनिवेश कहीं भी आएगा तो आप समझ जाइएगा कि सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचना, यानी
सरकारी जो भी वस्तुएं हैं उसको निजी हाथों में बेचना ही डिसइन्वेस्टमेंट होता है। ऑप्शन बी सही होगा। यानी विनिवेश का अर्थ होता है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार की कुछ और पूरी हिस्सेदारी निजी निवेश को बेचना। इसका उद्देश्य सरकारी वित्तीय बोझ कम करना, संसाधन जुटाना और सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 14 है, वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है बताइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश में वृद्धि, विदेशी व्यापार का अंत, आयात में पूर्ण प्रतिबंध। ऑप्शन डी है निजी क्षेत्र का अंत। तो बताइए क्या वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश में वृद्धि होता है, या विदेशी व्यापार का अंत हो जाता है, या आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है, या निजी क्षेत्र का अंत हो जाता है। तो देखिए इसका प्रमुख जो प्रभाव है ना वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश में वृद्धि से है। ऑप्शन ए सही होगा। वैश्वीकरण का कारण, वैश्वीकरण के कारण मतलब वैश्वीकरण का मतलब है भारत का अन्य देशों के साथ व्यापार, निवेश, तकनीकी सेवाओं का आदान प्रदान करना, और वैश्वीकरण से ये सब बढ़ जाता है जिससे वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प और उत्पाद क्षमता में सुधार होता है। प्रश्न नंबर 15 है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। 1991 में, 1993 में, 1995 में, 2000 में। बताइए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और विश्व व्यापार वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, व्यापार संबंधी विवादों का समाधान करना तथा सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों का पालन सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताइए। किसका? उदारीकरण। सरकारी नियंत्रण कम करना, सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना, या पूर्ण प्रतिबंध लगाना आयात पर। उदारीकरण का मतलब होता है उदार, यानी सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, कम करना, यानी अर्थव्यवस्था को सरकारी नियंत्रण से उबारना ताकि निजी क्षेत्र भी अपना कार्य कर सके, जिससे देश का विकास हो सके। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है उद्योग, व्यापार, निवेश पर सरकार के अनावश्यक नियंत्रण को कम करना। इससे उद्योग को अधिक स्वतंत्रता मिली, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और आर्थिक विकास को गति मिली थी। प्रश्न नंबर 17, नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का प्रमुख उद्देश्य क्या था बताइए। क्यों विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया? विदेशी मुद्रा भंडार कम करना था, या पूंजी, तकनीकी, रोजगार का अवसर बढ़ाना था, या घरेलू उद्योग को बंद करना था, या केवल आयात बढ़ाना था। क्यों विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया था? क्योंकि पूंजी, तकनीकी और रोजगार के अवसर को बढ़ाना था, इसलिए। ऑप्शन बी सही होगा। यानी FDI के माध्यम से भारत में पूंजी, आधुनिक तकनीकी, प्रबंधन कौशल, रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास किया गया। इससे भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार हुआ। प्रश्न नंबर 18 है, विदेशी संस्थागत निवेश यानी FPI का पूर्ण रूप क्या है बताइए। फॉरेन इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी है फॉरेन। FPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, बताइएगा। ऑप्शन बी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी है फेडरल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन डी है फॉरेन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 18। तो FII यानी विदेशी संस्थागत निवेश का फुल फॉर्म होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी सही होगा। ऐसा विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश होता है जो भारतीय शेयर बाजार, वित्तीय बाजार में निवेश करते हैं। यह FDI से अलग होता है क्योंकि इसमें प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का प्रमुख परिणाम है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, विदेशी व्यापार का पूर्ण अंत, निजी क्षेत्र का समाप्त, आयात पर पूर्ण प्रतिबंध। बताइए ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का परिणाम क्या है? तो इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए सही होगा। यानी वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता की वस्तुएं, अधिक विकल्प और अपेक्षाकृत उचित मूल्य पर उत्पाद उपलब्ध होने लगे हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों को प्रमुख स्तंभ नहीं है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण। तो देखिए
1991 के आर्थिक सुधार के प्रमुख स्तंभ LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, जबकि राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ये नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। 1991 के आर्थिक सुधार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित था। ऑप्शन डी सही होगा, वहाँ पे नहीं पूछा है। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार 3 प्रमुख स्तंभ निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पर आधारित थे। राष्ट्रीयकरण इन सुधारों का भाग नहीं था। और यह प्रश्न TGT, PGT, GIC, BPSC, TRE 4, KVS, NBS जैसी परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, बताइए। दोस्तों एक बार और याद दिला दूं, यदि चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और जिसको ज़रूरत है उसके पास भी पहुंच जाए। और वीडियो के वीडियो देखिएगा तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा सेशन रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश का मुख्य लाभ क्या है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में FDI का मुख्य लाभ क्या है, बताइए। आधुनिक तकनीकी और पूंजी का आगमन, विदेशी व्यापार में कमी, या घरेलू उद्योगों का बंद होना, या सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर कौन सा सही होगा, यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मुख्य लाभ क्या था, बताइए। तो इसका यही मुख्य लाभ था कि आधुनिक तकनीकी और पूंजी का आगमन। ऑप्शन ए सही होगा, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से देश में विदेशी पूंजी, आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और उद्योग के अवसर बढ़ते हैं। इससे उत्पादन क्षमता एवं आर्थिक विकास को गति मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22 है, बताइए। भारतवर्ष 1995 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना था, IMF का, विश्व व्यापार संगठन का, WB का, या ADB का। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होगा। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। IMF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, भारत 1995 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना था, तो ये विश्व व्यापार संगठन। और भारत WTO का फाउंडर मेंबर है, यानी 1 जनवरी 1995 को जब WTO की स्थापना हुई थी तो भारत इसका संस्थापक सदस्य बना था। और WTO का मुख्य उद्देश्य यही था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना तथा सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करना। प्रश्न नंबर 23 है, उदारीकरण के परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, बताइए। यानी लिबरलाइजेशन से भारतीय इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा था। ऑप्शन देखिए। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई थी, सभी उद्योग बंद हो गए थे। ऑप्शन सी है, उत्पादन में कमी हुई थी। ऑप्शन डी है, निर्यात पूरी तरह समाप्त हो गया था। क्या हुआ था जब उदारीकरण का दौर आया था, तो क्या हुआ था, तो उससे क्या हो गया था। प्रश्न नंबर कौन सा है, 23। तो उससे प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। ऑप्शन ए सही होगा, यानी उदारीकरण के बाद भारतीय उद्योगों को विदेशी एवं घरेलू कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। इससे गुणवत्ता, उत्पादकता और नवाचार में सुधार हुआ था। प्रश्न नंबर 24 है, निजीकरण के अंतर्गत भारतीय द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी अभी इस कंसेप्ट को हम लोग क्लियर किए हैं। यदि आप ऊपर के प्रश्नों को ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर कर ले जाएंगे। बताइए, निजीकरण के अंतर्गत सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। राष्ट्रीयकरण, विनिवेश, उदारीकरण, वैश्वीकरण। प्रश्न नंबर 24, तो वे विनिवेश कहलाती है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है उस प्रक्रिया को। यानी विनिवेश का मतलब ये होता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी का कुछ भाग या पूरा भाग निजी क्षेत्र को बेचना। इसका उद्देश्य सरकारी संसाधन जुटाना और सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यकुशलता बढ़ाना है। प्रश्न नंबर 25 है, नई आर्थिक नीति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा परिवर्तन प्रमुख रूप से देखने को मिला है। प्रतिस्पर्धा और निजी निवेश में वृद्धि हुई है, सभी निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, विदेशी व्यापार का अंत हो गया है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ है, बताइए। प्रश्न नंबर 25, तो इससे क्या हुआ है कि प्रतिस्पर्धा और निजी निवेश में वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए सही होगा, यानी 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक खुली हुई बन गई है। निजी निवेश, विदेशी निवेश, प्रतिस्पर्धा, निर्यात में वृद्धि हुई है। इससे आर्थिक विकास को गति मिली है और भारतीय उद्योग वैश्विक बाजार से जुड़े हैं। प्रश्न नंबर 26, बताइए, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था।
क्या पूछा है? भारत में आर्थिक सुधारों के बाद विदेशी व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है आयात निर्यात को प्रोत्साहन करना, केवल आयात बढ़ाना, विदेशी व्यापार समाप्त करना, सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाना। प्रश्न नंबर 26। तो देखिए क्या हुआ था, आयात और निर्यात को प्रोत्साहन करना। ऑप्शन ए सही होगा। यानी 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में विदेशी व्यापार को अधिक खुला बनाया गया और आयात निर्यात संबंधी प्रतिबंधों में कमी की गई, जिससे भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुंचने का अवसर मिला और निर्यात को बढ़ावा मिला। प्रश्न नंबर 27 है, बताइए वैश्वीकरण का भारतीय उपभोक्ताओं पर प्रमुख प्रभाव क्या पड़ा? वस्तुओं के विकल्पों में वृद्धि, सभी विदेशी वस्तुओं का प्रतिबंध, केवल सरकारी वस्तुओं का उपलब्ध या प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई थी। वैश्वीकरण से क्या हुआ था? प्रश्न नंबर 27। तो इससे यही हुआ था कि वस्तुओं के विकल्पों में वृद्धि हो गई थी। ऑप्शन ए सही होगा। यानी वैश्वीकरण के कारण भारतीय बाजार में विदेशी और देशी कंपनियों की संख्या बढ़ी, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता, अधिक विकल्प, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर वस्तुएं एवं सेवाएं मिलने लगी। प्रश्न नंबर 28 है, नई आर्थिक नीति 1991 के अंतर्गत रुपये से संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण सुधार किया गया था? बताइए। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, रुपये का मूल्यांकन किया गया था, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज, रुपये का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज, रुपये का प्रचलन बंद किया गया था, या रुपये का स्वर्ण मुद्रा बनना। बताइए। तो क्या होगा? रुपये का अवमूल्यन। ऑप्शन ए सही होगा। यानी वर्ष 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया ताकि भारतीय वस्तु अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ती हो और निर्यात बढ़े, भुगतान संतुलन की समस्या दूर हो सके। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में 1991 के आर्थिक संकट के समय वित्तीय सहायता प्रदान के लिए से संबंधित है? WTO, IMF, सार्क, आसियान। यानी 1991 के आर्थिक संकट के समय वित्तीय सहायता प्रदान करने से संबंधित कौन था? बताइए। प्रश्न नंबर 29। तो वह है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी सही होगा। यानी 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत ने IMF से ऋण लिया, इसके साथ ही आर्थिक सुधारों को लागू किया, जिससे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण प्रमुख थे। आज का रहा ये अंतिम प्रश्न। 1991 के आर्थिक सुधारों का अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? बताइए। भारत को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी, वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना, केवल सरकारी उद्योगों का विस्तार, विदेशी व्यापार समाप्त करना, निजी क्षेत्र समाप्त करना। बताइए क्या उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाना। ऑप्शन ए सही होगा। यानी 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को आर्थिक संकट से बाहर निकालना, प्रतिस्पर्धात्मक बनाना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, निर्यात बढ़ाना, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। यह अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और ये जो सीरीज चलाई जा रही है UPTGT, PGT, GIC, BPSC, TRE 4, DSSB, KBS, NBS जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बनाया गया है। और दोस्तों चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ और अगला चैप्टर 4 पॉवर्टी कल देखेंगे हम लोग। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और एक बार और याद दिला दूं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, यदि शेयर नहीं किए हैं तो कम से कम 2 लोगों को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सेशन कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा और कुछ कमी लग रही हो तो सुझाव आप लोगों का आमंत्रण है, मैं सुझाव आप लोगों का स्वीकार करूंगी और सुधार भी करूंगी। चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोग मन लगाकर पढ़िए और 2026 में नौकरी पक्का।